और सुंदर संविधान है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक वीडियो जो भारत के संविधान पर आधारित है। संविधान के विविध आयामों और विविध पक्षों को छूता हुआ यह वीडियो आपकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। आज हम लोग बात करेंगे ऐसे ही कुछ तथ्यों की। इस वीडियो में जो सवाल हैं उन सवाल से जुड़े अलग अलग पक्षों की। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो में पहला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख है? आपको ये बताना है कि किस आर्टिकल में या किस सेक्शन में, कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में या किस सेक्शन में प्रधानमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख है। आपके पास जो ऑप्शंस हैं उसमें है अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 78 और अनुच्छेद 56। ये आपके ऑप्शंस हैं। आपको इन्हीं में से एक ऑप्शन टिक करना है। आप सोच लीजिए, फिर मुझे बताइए कि आपका आंसर क्या हो रहा है। आपने अपना समय ले लिया है। अब मैं आपको बता दूं, अगर आपका सही उत्तर अनुच्छेद 78 है तो आप सही जा रहे हैं। आपका ऑप्शन जो है वो आर्टिकल 78 होना चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री का जो कर्तव्य है उसका उल्लेख किया गया है। वो राष्ट्रपति को जाकर के क्या चीजें बताएंगे, ये कर्तव्य उसमें लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न ये पूछता है कि संविधान की धारा 25 आर्टिकल 25 किस प्रावधान का उल्लेख करती है? संविधान की जो धारा 25 है, आर्टिकल 25 है, उसमें किस संविधान के किस प्रावधान का उल्लेख है? ऑप्शन आपके पास है संपत्ति के अधिकार का, मतदान के अधिकार का ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का और ऑप्शन डी है निजता का अधिकार। ये चार ऑप्शन हैं, आपको इन्हीं में से एक ऑप्शन चूज करना है। मैं उम्मीद करता हूं आपने सोच लिया होगा, और अगर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इस बात का उल्लेख आपके संविधान में यानी कि भारत के संविधान में आर्टिकल 25 के अंदर किया गया है। इस आर्टिकल के अनुसार भारत में रहने वाला हर व्यक्ति अपने मनपसंद धर्म या उसके मान्यताओं को मानने के लिए स्वतंत्र है और उसे किसी तरह से आप जबरदस्ती परिवर्तन नहीं करा सकते। ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है और आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे बिंदुओं का उल्लेख आर्टिकल 25 में धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में किया गया है। अगला जो प्रश्न है वो कहता है, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? आपके पास ऑप्शन है ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, और 2 बार कनाडा हो गया है, तो इसका मतलब आपके पास 3 ही ऑप्शन बचते हैं। आपको ये चौथा ऑप्शन रिपीट हुआ है, इसे यहां से हटाना पड़ेगा। आपको इन 3 ऑप्शन में से ही चूज करना है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा जो संविधान है उसमें बहुत सारे देशों के संविधान की अच्छी अच्छी बातों को समाहित करने का प्रयास किया गया है। जो प्रावधान है वो किस किस देश में किस किस तरह से अच्छे संविधान के प्रावधान हो सकते हैं, उनको चुना गया और उनको समाहित किया गया हमारे संविधान में। तो भारत के संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है वो किस देश के संविधान से ली गई है, ये आपको बताना है। आपका उत्तर अगर बी है तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से ये लिया गया है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं, संविधान में संशोधन कर सकते हैं। उसकी क्या प्रक्रिया होगी, ये सारी बातें इसमें दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? आपको यह बताना है कि हमारी संविधान की 8वीं अनुसूची जो है, 8th शेड्यूल जो है, वो किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शंस है मौलिक कर्तव्य, अल्पसंख्यक सुरक्षा, संविधान संशोधन या फिर भाषा। ये 4 पॉइंट्स आपके पास हैं, 4 ऑप्शंस आपके पास हैं। आपको इसमें से चूज करना है कि कौन सा सही उत्तर है आपका।
बात हो रही है 8वीं अनुसूची की, 8th शेड्यूल की। दोस्तों, अगर आप 3 उत्तर तय करके चौथे उत्तर तक पहुंचते हैं, मतलब ऑप्शन डी तक अगर आप पहुंचते हैं, तो आप सही जगह पहुंचे हैं। आपका उत्तर भाषा सही है। संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख है। आपको पता ही है कि कुल मिलाकर के 12 अनुसूची हैं हमारे संविधान में। अब 12 अनुसूचियों में से जो 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है और कुल मिलाकर के 22 भाषाएं इसमें हैं जो 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। 22 भाषाओं का मतलब है एक लंबा चौड़ा लिस्ट है। हालांकि ये लिस्ट काफी लंबी है, पर फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैं एक बार पढ़ देता हूं। आप चाहें तो नोट करते चलें, संदर्भों में आपके काम आएगा, या फिर आप दिमाग में भी रखें तो आपके काम आ सकता है। इस सूची में शामिल शामिल भाषाएं हैं असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु और पंजाबी, नेपाली, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी और हिंदी। ये 22 भाषाएं हैं जो हमारे 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। तो टोटल 22 लैंग्वेजेस है, इंक्लूडिंग हिंदी। हिंदी को जोड़कर, हिंदी को मिला करके आपके पास जो भाषाएं हैं उनकी संख्या 22 होती है। इसमें याद रखें नेपाली भी है, नेपाली भाषा भी इसमें शामिल है, बंगाली भी इसमें शामिल है। आगे चलते हैं, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल यह कहता है कि बाल श्रम पर निषेध की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है। किस आर्टिकल में ये बात का उल्लेख है कि आप बच्चों से, यानी कि 14 साल से नीचे, अंडर 14 14 साल से नीचे के बच्चों से आप काम नहीं ले सकते, जिसको हम बाल श्रम की कैटेगरी में रखते हैं। वो अंडर 14 होता है। 14 साल से उम्र के नीचे के बच्चों को आप परिश्रम का काम नहीं ले सकते, उनसे श्रम का काम, उन्हें श्रमिक की तरह काम नहीं करा सकते। ये व्यवस्था है किस आर्टिकल में? अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 52। आपको इन्हीं में से चूज करना है। अगर आपने पहले उत्तर को चूज किया तो आप गलत होंगे, दूसरे उत्तर को अगर आप चूज करते तो आप बिल्कुल सही हैं। अनुच्छेद 24 जो है वो इस बात की हमको इजाजत नहीं देता कि हम अंडर 14 किसी बच्चे से काम लें या उससे शारीरिक श्रम का काम कराएं। वैसे तो सेक्शन 23 और 24 दोनों श्रम के बारे में ही उल्लेख करते हैं, लेकिन सेक्शन 23 में 24 में स्पेसिफाई किया गया है बाल श्रम को। 23 में सब तरह के जबरदस्ती कराए जाने वाले श्रम के बारे में उल्लेख है। श्रम का निषेध जबरदस्ती में है। आप बेवजह, यानी कि किसी की इच्छा के विरुद्ध आप उससे श्रमिक के रूप में काम नहीं ले सकते। बंधुआ मजदूर की जो परंपरा थी उस पर चोट करती हुई ये धारा थी, आर्टिकल 24 या 23। लेकिन 24 जो है वो स्पेशली अंडर 24 के बच्चों के बारे में बाल श्रम को रोकने के लिए बनाई गई धारा है। अगला प्रश्न है, संविधान के दायरे में रहते हुए महत्वपूर्ण होता है ये प्रश्न। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? कई ऐसे अवसर आते हैं जब दोनों सदनों के संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है और तब उसकी अध्यक्षता कौन करता है ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शंस है लोकसभा अध्यक्ष, फिर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर उपराष्ट्रपति। अब आपको इन्हीं में से चूज करना है कि कौन लोकसभा और राज्यसभा दोनों के संयुक्त सदन की अध्यक्षता करता है। नीचे जो तीन दिख रहे हैं ये तीनों गलत हैं। आपको ऊपर लेना पड़ेगा लोकसभा अध्यक्ष के ऑप्शन को। लोकसभा अध्यक्ष जो होता है या स्पीकर जो होता है वही दोनों सदनों की अध्यक्षता करता है, संयुक्त सदन की। कई बार कई ऐसे बिल होते हैं जिन पर लोकसभा में तो संस्तुति हो जाती है, लोकसभा में वो पास हो जाता है, या राज्यसभा में पास हो जाता है, लोकसभा में पास नहीं होता, या फिर उसका उल्टा भी हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि कोई बिल लटक जाता है, दोनों सदनों से पास होने के नहीं होने की स्थिति आ जाती है, तब दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन के बुलाए जाने की भी परंपरा है।
जिसके बारे में राष्ट्रपति दोनों सदनों के संयुक्त बैठक के लिए अनुमति देते हैं और उस सदन की अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं और अगर वो अनुपस्थित है या कोई कोई कारण बनता हो तो फिर उपराष्ट्रपति इसकी अध्यक्षता करते हैं। उपराष्ट्रपति क्यों करते हैं? ये राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। आगे चलें, अगले प्रश्न में आते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो का ये संभवतः आखिरी प्रश्न होगा। लोकसभा अध्यक्ष को अध्यक्ष पद की शपथ कौन दिलाता है, ये आपको बताना है। अब आप देखिए, ऑप्शंस आपके पास है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश या कोई नहीं। 4 ऑप्शंस हैं, चारों में से चौथा ऑप्शन तो कोई नहीं लिखा है, 3 ऑप्शंस में कुछ नाम है। आपको चूज करना है कि आपका उत्तर क्या हो सकता है। अगर आपने सोच लिया तो मैं आपको बता दूं, आपके प्रश्न का उत्तर होगा अंतिम उत्तर कोई नहीं। चौंक गए होंगे आप उत्तर जानकर। दरअसल लोकसभा अध्यक्ष जो है वो लोकसभा का सदस्य होता है और लोकसभा सदस्य के रूप में जो शपथ ली जाती है उसके द्वारा, वही उसका शपथ होता है। उसको अलग से अध्यक्ष पद के का शपथ कोई नहीं दिलाता। इसका कोई उल्लेख हमारे संविधान में नहीं मिलता है कि लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष होने की शपथ कोई दिलाए। तो इस तरह से ये 3 ऑप्शन गलत हो जाते हैं, चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। तो मित्रों, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने भारतीय संविधान के कुछ पक्षों को छूने का प्रयास किया, कुछ नीतिगत कुछ तथ्यगत बातें हमने डिस्कस की। अगर इनमें आपके पास कोई दूसरा तथ्य है या कोई असहमति है तो कृपा करके मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं अपने संदर्भों को पुनः एक बार चेक कर लूँगा, मगर मैंने जितनी बातें कही हैं वो पूरी तरह से प्रामाणिक संदर्भों के आधार पर कही हैं। तो अगर आप मेरे किसी विचार से भिन्नता रखते हैं तो आपके विचार का स्वागत है। मैं निश्चित रूप से उस पर पुनः सोचने का प्रयास करूंगा। मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।